संघ यानी आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन कहता है, लेकिन ये हकीकत है कि संघ को छुए बिना आज की भारतीय राजनीति अधूरी सी दिखती है। जो सत्ता में है उन्हें संघ का ध्यान रखना पड़ता है और जो सत्ता में नहीं यानी विपक्ष में है, संघ पर हमला किए बिना उनका भी काम नहीं चल पाता है। 1925 में अपनी स्थापना में अब तक संघ ने खुद को कई बार बदला है। वर्ष 2022 से उसने अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा फहराना शुरू किया। वर्ष 2016 में अपनी खाकी निक्कर का त्याग किया, उसकी जगह फुल पैंट कर दी। तो एक बड़ा बदलाव दशहरा रैली पर दिखा है, जब 97 साल में पहली बार संघ के दशहरा मंच पर संघ प्रमुख के बाजू में कोई महिला चीफ गेस्ट दिखाई। 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली संतोष यादव को यह सम्मान मिला। ऐसी भी खबरें हैं कि 2025 में जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तो उसकी टॉप 2nd या फिर टॉप 3rd पोस्ट पर कोई महिला हो सकती है। हम आपको ये बता दें कि ऐसी सिर्फ चर्चाएं हैं और संतोष यादव के संघ के मंच पर दिखाई देने के बाद से इन चर्चाओं को जोर मिला है। लेकिन संघ के मेकओवर पर शक जताते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे संघ प्रमुख से कुछ सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह ने कुछ सवाल तो सीधे सियासी पूछे हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सिर्फ संघ के पास है। उन्होंने पूछा, क्या संघ में कभी कोई महिला सरसंघ चालक बन पाएगी? उन्होंने पूछा कि क्या कोई ओबीसी या SC/ST का व्यक्ति सरसंघ चालक बन पाएगा? और उन्होंने ये भी पूछा, क्या आरएसएस कभी मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा? आज की हमारी बड़ी बहस इसीलिए है क्योंकि संघ में दिखावा, ये बदलाव जो है, क्या ये असली है या फिर दिखावा है? ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संघ के इस नए रूप पर सवाल पूछ रही है। ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दशहरा रैली में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बात कही है। ये बहस इस लिहाज से भी जरूरी है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में संघ में महिलाएं दिखने जा रही? सवाल ये भी यहाँ पर है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत से पूछा कि क्या किसी महिला को आरएसएस का सरसंघ चालक चुना जाएगा? और संघ के सामने बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ये बहस इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि संघ पर कट्टरता के आरोप लगते रहे हैं। क्या इस छवि से आजादी मिल पाएगी संघ को? और सवाल ये भी कि क्या संघ वाकई संघ का मेकओवर हो रहा है या क्या इस मेकओवर से किसी को दिक्कत है? मैं संघ के इस सर्वोच्च मंच पर आपके स्नेह पा रही हूं। मुझे लगता है कि जो महिलाओं के प्रति जो विचार ही अच्छे नहीं लगते उनको महिलाओं पे नहीं बोलना चाहिए। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिनके पास तर्क ही नहीं होता और हर चीज में जो है वो कुतर करते हुए खुद कुतर्की बन गए। आप देख रहे हैं कि किस तरह अपने बदले स्वरूप की बात कर रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह लगातार कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों को लेकर हो, चाहे वो ओबीसी SC/ST को लेकर हो कि कब संघ इन्हें अपने सरसंघचालक के तौर पर वक्त देने जा रहा है, इन्हें मौका देने जा रहा है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाजिक खान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ नेहा चौहान है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार, लेकिन संघ अगर महिलाओं की बात कर रहा है, संघ अगर ओबीसीज और दूसरे वंचित वर्ग को अधिकारों की बात कर रहा है, तो क्या इसमें राजनीति होनी चाहिए या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? रोक लेना। अदिति जी, आपका सवाल एक बार दोबारा दोहरा देंगे? जी, मेरा सवाल यही है, अगर संघ बदलाव की बात करता है, चाहे वो उसका रुख महिलाओं को लेकर हो या ओबीसी SC/ST को लेकर हो, और वो अपनी मुस्लिमों के लिए आउटरीच की बात करता है, तो इस पर सियासत होनी चाहिए या फिर इसका स्वागत होना चाहिए?
देखिए आदित्य, संघ एक बहुत ही मजबूत संगठन है और बहुत ही बड़ा संगठन है, लेकिन मैं उसे सांस्कृतिक संगठन नहीं मानता, मैं उसे विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक संगठन मानता हूँ। क्योंकि देश की राजनीतिक परिस्थिति पर, देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर और देश की तमाम मौजूदा हालात पर संघ अपनी बारीकी से नजर रखता है और अपनी प्रतिक्रिया, अपने बयान, अपनी राय, अपने सुझाव निरंतर देता रहता है। संघ की अपनी एक सोच है और संघ ऐसा मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है वो आजकल आरएसएस के कंट्रोल में नहीं चल रही है। और हालांकि सब लोग ये मानते हैं कि बीजेपी की जो भी सरकार होती है वो आरएसएस के इशारे पे चलती है, लेकिन मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आरएसएस के कंट्रोल के प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो आरएसएस नहीं, एक सेकंड, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें आरएसएस कंट्रोल नहीं कर पाता, या नरेंद्र मोदी आरएसएस से अलग मुझे लगता है उनका काम है, उनकी सोच है, उसे आगे बढ़ाते हैं? नहीं, मुझे लगता है पहली बार बीजेपी के कोई ऐसे नेता उभरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े हो गए हैं और आरएसएस से भी बड़े हो गए हैं, और इस बात को आरएसएस भी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए आरएसएस बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिया करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनके इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसमें अब संदेह प्रकट होने लगा है और संदेह व्यक्त किया जाने लगा है। इसीलिए हौस बोले साहब का बयान, इसीलिए आरएसएस के और कई बड़े नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, तो वो इस तरह के बयान हैं जो साफ झलक मिलती है जिनसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ साथ अब संघ से भी बड़े हो गए। और ठीक है, ये आपकी सोच है, इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आज आप सुने, उन्होंने दशहरा रैली में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या कहा था, सुनिए। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने सुना सरसंघचालक क्या कह रहे हैं, वो एक बड़ी विजन की बात कर रहे हैं, वो मातृशक्ति की भी उन्होंने दशहरा रैली पर बात की है, तो इतना स्केप्टिसिज्म क्यों है? नहीं आदित्य, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि संघ ने जो बात कही है वो गलत कही है। मातृशक्ति का और नारी सशक्तिकरण की बात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक सदी गुजरने को है संघ की स्थापना हुए इतनी देर से संघ को ये नारी सशक्तिकरण की बात याद क्यों आई? आखिरकार एक सदी पहले, मतलब पूरी सदी होने को है जब संघ की स्थापना हुई, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि नारी सशक्तिकरण पर काम नहीं हुआ। इस देश की प्राइम मिनिस्टर भी, इस देश की राष्ट्रपति भी महिलाएं रही हैं, आज की भी देश की राष्ट्रपति महिला हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस प्रमुख को जो बात याद आई है ये थोड़ा देर से याद आई है। दूसरा, जो मैं बात कर रहा था वो बात इसलिए कर रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि संघ को अब ये विश्वास रह गया है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनकी नीतियों का पालन नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। इसीलिए वो बार बार उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ाएं हैं कई बात को लेके, जैसे आरएसएस प्रमुख मस्जिद में गए, जैसे आरएसएस प्रमुख ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ जो है सबको हम साथ लेके चलेंगे और इस्लामिक स्कॉलर से भी उन्हें परहेज नहीं है। तो ये संघ में परिवर्तन दिख रहा है। उन्होंने अपनी ठीक है, आप बदलाव की बात करें, मैं एक कमेंट लूंगी यहाँ पे। संगीत रागी, दो बातें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। इन्होंने कहा संघ और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच समन्वय नहीं है। नरेंद्र मोदी संघ से भी बड़े हैं और वो अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सरसंघचालक आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपका जवाब? देखिए, दरअसल कांग्रेस में
आचार्य जी जो हैं वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के गुरु हैं और राहुल गांधी के गुरु जो हैं वो दिग्विजय सिंह हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में बनता नहीं है, माता पुत्र को चाहती हैं और कोई प्रियंका गांधी को चाहने वाले जो हैं वो सत्ता तक ले जाने के लिए अपने प्रमोद कृष्णन जी लगे हुए हैं। तो ये अपने कांग्रेस के अंदर जो परिवार के अंदर जो विस्फोट है और जो भूचाल है, एक अंतर्द्वंद है, विरोध है एक दूसरे का, वही आचार्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बीच में, दोनों के बीच का रिश्ता एक अजीब है। संघ एक मातृ संगठन है विचार का और भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्षेत्र में उस विचार को से बहुत नज़दीक है। तो जब भारतीय जनता पार्टी कोई विचार मांगती है संघ से, सब संघ देता है, नहीं तो संघ रोज हस्तक्षेप तो करने नहीं जाता है। ठीक है, सुनिए प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं संघ राय थोड़ी देता है हर बात पर। जब भाजपा मांगती है कोई ओपिनियन, कोई सुझाव, तब संघ देता है सुझाव। देखिए संगीत जी जो बात कह रहे हैं, ये बात देखने में बड़ी सरल लग रही है, देखने सुनने में, लेकिन ये बात यथार्थ से दूर है। मैंने जो बात कही है, मैं संगीत रागी जी से स्वयं पूछना चाहता हूं कि क्या आज का देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें देश के बहुत ताकतवर और सशक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कभी आरएसएस प्रमुख से मिलने गए? नंबर एक मेरा सवाल है, यदि गए हों तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात है, उनसे पहले के तमाम प्रधानमंत्री जो बीजेपी से आते थे या मंत्रीगण संघ प्रमुख से मिलने में अपना सौभाग्य समझते थे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि देश की सरकार के मंत्रीगण जो आरएसएस के ज्यादा नजदीक बताए जाते हैं, उनको उनकी जो शक्ति है, उनके जो राजनीतिक अधिकार है, उनको काट दिया जाता है, उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस पे एक तो जवाब दें। दूसरा, संघ ये कह रहे हैं, संघ ने ये अभी इतने जवाब लीजिए सर, अभी इतने जवाब ले लीजिए संगीत रागी से। देखिए अदिति जी, वो तो मुझे लगता है प्रमोद जी मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं हमारे। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में सेतु का कार्य करने के लिए बहुत सारे ऐसे संघ ने ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर रखे हैं और व्यक्ति भी तैयार कर रखे हैं। जैसे पहले भी एक कोई सह सरकारवाह होते हैं जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच के संवाद की एक कड़ी होते हैं। तो यदि प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना होता है, ऐसा हमने कई बार मैं स्वयं भी देखा हूँ, प्रधानमंत्री जी की फ़ोन चला जाएगा उनके पास, या प्रधानमंत्री जी को आधार से फ़ोन चला जाएगा। उसके लिए केशव कुंज और जाकर के नागपुर जाना प्रधानमंत्री जी के लिए आवश्यक नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई ज़रूरी नहीं था कि वो जाकर के और नागपुर कार्यालय में गए हों ऐसा। और जो केशव कुंज है वहाँ मैंने प्रधानमंत्री जी को आते देखा हो, ऐसा नहीं, अपने कभी नहीं देखा। 47 साल से तो मैं भी संघ के बहुत नज़दीक रहा हूँ। तो इस चीज़ को इस रूप से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, हर व्यक्ति के कार्य करने की एक अपनी अलग शैली होती है, जिस पर अभी हिंदू मुसलमानों के बीच में संघ नज़दीक जा रहा है। ये तो माननीय परम पूजनीय सुदर्शन जी भी करते थे। उससे पहले के परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के समय भी संघ का मुसलमानों के संवाद था। परम पूजनीय गुरु जी का संघ के समय भी संघ का मुसलमानों के संवाद था। देखिए एक बस छोटी सी एक टिप्पणी, देखिए संघ तो मानता है कि ये पूरा समाज जो है, भारत का समाज, वो हिंदू समाज है। हमारे पुरखे जो कभी मुसलमान बन गए, कभी एक परिस्थितियों के कारण बने, वे सभी हिंदू समाज के हिस्से हैं। अब सामने वाला यदि अपने आप को नहीं मानता है तो हम चेष्टा करेंगे, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। प्रमोद कृष्णम जी, मैं संगीत रागी जी को एक बहुत ही विद्वान प्रवक्ता मानता हूं और हृदय से मानता हूं, लेकिन मुझे संगीत रागी जी सिर्फ 2 बातों का जवाब दीजिएगा कि क्या आरएसएस के जो वर्तमान संघ प्रमुख हैं, उनसे पहले कोई व्यक्ति, कोई संघ प्रमुख मस्जिद में जाकर के मुस्लिम उलेमाओं से मिला? नंबर 1। नंबर 2, अगर मुस्लिम उलेमाओं से, मुस्लिम मौलानाओं से कांग्रेस का कोई व्यक्ति या कोई नेता बड़ा मिलता था तो आप कहते थे कि ये मुस्लिम तुष्टिकरण है।
तो अगर कांग्रेस का नेता मुसलमान नेताओं से मुस्लिम उलेमाओं से मिलता है, मुस्लिम मौलानाओं से मिलता है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलता है, तो आप कहते हैं कि साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। नहीं आचार्य जी पूरा करने दीजिए। एक सवाल पूरा ले लें संगीता जी। तो क्या आरएसएस प्रमुख जो मुस्लिम उलेमाओं से मिले वो भी मस्जिद में जाके मिले, तो क्या इसे मुस्लिम तुष्टीकरण ना माना जाए? नंबर 1। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को इस डिबेट में इंक्लूड करना है प्लीज। मैंने बहुत देर आप लोगों को वक्त दिया है। हमारे साथ हाजिक खान भी है। सर सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आगे दीजिएगा। अभी हाजिक खान भी आप इसे सवाल पूछिए, जवाब दीजिएगा। हाजिक खान, अदिति जी मुस्लिमों को लेकर जो आउटरीच है संघ की, अदिति जी उसे मुस्लिम, मैं दे रही हूं संगीत रागी जी, प्लीज आपको मंच। सर 2 और पैनलिस्ट बैठे हैं ना, उनका एक कमेंट ले लीजिए ना सर। बहुत देर मैंने वाद विवाद के लिए मंच दिया आप लोगों को, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ये जो संघ की आउटरीच है मुस्लिम्स को लेकर, इसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बात यह है कि 97 साल की उम्र हो गई संघ की, और जब 97 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि भारत का अगर निर्माण करना है, भारत को आगे ले जाना है, और इंटरनेशनल भी दबाव है संघ के ऊपर, क्योंकि इनकी फाइल इंटरनेशनल माइनर उसमें चल रही है, दुनिया की इसमें चर्चा इनके ऊपर है, तो संघ ने समझा कि अगर हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, और मोहन भागवत जी अगर मस्जिद गए और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं या देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो राष्ट्र के लिए अच्छा है। लेकिन मोहन भागवत जी जो कहते हैं उसके अपोजिट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, के देश में नफरत बांटते हैं। हमें सबसे पहले संघ को ये काम करना होगा कि अगर इस देश की उन्नति, विकास, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है, तो हमारे रागी जी, प्रमोद जी और हमको सबको एक साथ एकजुट, सियासी लड़ाई अपनी जगह रहेगी, सियासत कर रही है जो पार्टियां, वो अपने अपनी राय अपने एतबार से रखेंगी, लेकिन मुल्क की समस्या के समाधान के लिए और मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को सबको एक साथ आना होगा। तब ये संघ का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों का मिशन कामयाब होगा, और तो देश हमारा दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। जिस दिन प्रमोद कृष्ण जी के कांधे से मेरा कांधा मिला होगा, सुनिए सर, आपका बात सुन लीजिए मेरी प्लीज। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, सुपर पावर होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर क्या सोचते हैं आप? मेरे से सवाल है, आप ही से पूछ रही हूँ मैडम। मुस्लिम राष्ट्र मंच एक आरएसएस की एक टीम है, और वो मुसलमानों को अपने एतबार से लाने की जोड़ने की काम करती है, और उसके इंचार्ज जो है हमारे उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हर पार्टी, देश में हर इंसान को लेना होगा, चाहे संघ हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो। 20% अगर भारत माँ की एक बॉडी है मानो, और उसमें 20% मुसलमान हैं, तो अगर हम उसको भारत की माँ की बॉडी को उससे काटेंगे तो भारत माँ को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर संघ आगे आता है, और नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, भारत माँ का एक जिस्म है और उसका एक हाथ हिंदू है, एक हाथ मुसलमान है। अगर एक हाथ को आप अपंज कर देंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं जो मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हैं, उनकी आवाज मैटर नहीं करती? वो अपनी कितनी मैटर करती है, आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा, मैं जवाब देता। और कितनी जगह वो है मुझे नहीं मालूम, शहर में है कितना, 2, 4, 5 लोग मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैडम। वो 2, 4, 5 लोग नजर आते हैं। अच्छा, 2, 4, 5 मुस्लिम मंच के 5-7 लोग हैं। अब वो कितना मुसलमानों में काम करते हैं, मुसलमानों में क्या उनकी पोजीशन है, ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो फिर आप कमेंट मत कीजिए, फिर आप वो टीका टिप्पणी मत कीजिए ना कि 2, 4, 5 लोग हैं सिर्फ, जो हमें नजर आते हैं। फिर आप कह दीजिए कि इस मुद्दे पर मेरी कोई राय नहीं है। नेहा चौहान, अगर संघ, ठीक है सर, अब संघ ये कह रहा है कि वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें स्केप्टिसिज्म क्यों, उसे शंका से क्यों देखना? अदिति जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि एक तरफ बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उन बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो बताते हैं कि संघ किस तरह आगे जा रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर जब अंकिता भंडारी नाम की एक बेटी का मर्डर होता है उत्तराखंड में, तो संघ का ही एक व्यक्ति आगे आकर उसके पिता को पूरा दोष देते हुए ये कहता है कि गलती तो सारी उस पिता की है जिसने की कच्चा दूध भूखे शेरों के सामने रख दी। तो ये संघ के दो तरह के चरित्र हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, तो संघ अपनी पूरी ताकत के साथ
आगे क्यों नहीं आ पाता है। और उसके साथ साथ ही एक महिला होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर संघ का पॉलिटिकल हस्तक्षेप अच्छा है, अगर संघ का सामाजिक हस्तक्षेप अच्छा है, तो क्यों नहीं वो 30% विमेंस रिजर्वेशन बिल को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे के कोशिश करते कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बिल पास हो जाए। नेहा जी, आपकी पार्टी में भी कितनी बार पार्टी को महिलाओं ने लीड किया है और वो क्यों लीड कर पाई ये आप जानती हैं, और ये आपकी पार्टी पर पॉलिटिकल आरोप लगते रहे हैं। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री कब होगी संघ में, तो मुझे लगता है आपने वो जवाब भी सुन ही लिया होगा जब मैं हाजिक खान से सवाल कर रही थी। देखिए, दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये भी पूछा था कि संघ का रजिस्ट्रेशन कब होगा, और मोहन भागवत जी ने कहा था कि संख्या बल के हिसाब से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन संख्या बल की अगर बात करें तो बहुजन है, दलित है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जहां तक आप मेरी पार्टी की महिला नेताओं की बात कर रही हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि संघ के जन्म से भी पहले हमारी पार्टी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो महिला प्रमुख हो चुकी थी। तो कृपया उस तरफ हम ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संघ क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी प्रोग्रेसिव भूमिका निभा सकता है, सिर्फ राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में आप जानती हैं मैम? बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ मैं जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छी बात है अगर वो राष्ट्रीय सेविका समिति बना रहे हैं, उन्हीं में से किसी महिला को निकालकर अगर वो संघ का प्रमुख भी बना सके और वो उन्हें लीड कर सके प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि अगर उनकी बातों पर अमल होता है या उनकी बातों के जवाब दिए जाते हैं, अगर कोई महिला, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी आकर, चाहे कितने भी मंच बना ले आरएसएस, वहां से निकलकर अगर कोई संघ को लीड कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चित पावन ब्राह्मण नहीं है, तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। जवाब ले लीजिए, संगीत रागी से जवाब लीजिए। देखिए, जो अभी बता रही थी नेहा जी, मुझे इससे पता लगता है कि उनको राष्ट्रीय सेविका समिति की जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में ये जानते ही नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति जो है महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, महिलाओं के बीच में काम करती है, और वो कम से कम 350 प्रकल्प चलाती है बंधु भगिनियों के लिए, जो सेवा बस्तियों से भी जुड़े हुए होते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम एक ऐसी संस्था है जो 44,000 बनवासी क्षेत्रों में काम करती है, और उसके बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं वो बनवासी क्षेत्रों से ही आते हैं। जो संघ के अंदर जो राष्ट्रीय सेविका समिति है, उनके जो प्रमुख हैं और उनके पदाधिकारी हैं, वो भी उन क्षेत्रों से आते हैं। तो ये आपकी जानकारी का अभाव है, शायद आपको जानकारी नहीं है। इसके अलावा 1993 से विश्व हिंदू परिषद दलित बस्तियों में से लोगों को ले जा कर के उनको ट्रेनिंग देती है, ताकि मंदिरों के पुजारी जो हैं वो दलित बन सकें, और ऐसे 4000 मंदिरों के पुजारी जो हैं दलित काम कर रहे हैं। तो आपको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। दिक्कत क्या है कि संघ के जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उनको अपनी ही पार्टी का इतिहास ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अब वो टिप्पणी करने के लिए वो जानकारी रखें। सेवा भारती एक ऐसी संस्था है जो देश के हजारों सेवा बस्तियों में काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक भी अनुषांगिक संगठन रचनात्मक कार्य में इस देश में कोई योगदान करता हो। एक छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी और। चूंकि आचार्य जी भी आप ही के पार्टी से हैं, तो आचार्य जी ने कहा कि मोहन भागवत जी जाते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जब जाते हैं तो सत्ता के लिए उनके पास जाते हैं। कमलनाथ जाकर के कहते हैं 90% मुसलमानों वोट कांग्रेस को दो, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। जब मोहन भागवत जी जाते हैं तो सभ्यता और संस्कृति पर संवाद के लिए जाते हैं, वोट के लिए नहीं जाते हैं, और किसी दबाव में नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल बात साफ हो जानी चाहिए। संघ किसी के दबाव में नहीं। और एक अंतिम बात और कह दूं कि संघ समाज को सशक्त बनाना चाहता है, संघ स्वयं आकर के ये नहीं करता है। जी, आपका जवाब, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत सारी अच्छी बातें संगीत जी ने बोली। थैंक यू संगीत जी, आपने मुझे इतना एनलाइटन किया संघ के बारे में। और आप जानना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अनुषंगिक संगठन कैसे काम करते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने आंखें बंद न रखी हो अपनी, कि 2 साल से 2020-2021 में कोरोना था।
आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो है इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है। और आपको पता है हम पूरे कोरोना के समय क्या कर रहे थे? वो दिखाई देती है कहीं यूथ कांग्रेस? वो यूथ बिल्कुल दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। इसलिए आप भी मेरे बीच में मत बोलिए, ओके? दूसरी बात, आप देखिए, यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि दलितों को 4000 मंदिरों में पुजारी बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आपको उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। अब एक दलित को उठाकर आप आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए, दिखा दीजिए आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, दिखा दीजिए आप बाकी संख्या बल के बारे में बात करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है। हंसने ठीक है, हंसिए, क्योंकि हंसने के अलावा शायद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप शायद यहाँ मेरी बातों को डिमीन करने के बारे में सोच रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि रहेंगे तो बेहतर होगा। मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ। दर्शकों का वक्त कीमती होता है, अगर हम उसे रिस्पेक्ट कर सके। मैं डिमीन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट कर सके। कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है ये पूरा देश जानता है। मुझे तीसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, प्लीज। नेहा जी 20 सेकंड, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्लीज। My only question and दिग्विजय सिंह जी's question is this, कि अगर आप इतना सारा काम कर रहे हैं महिलाओं दलितों के लिए, प्लीज एक महिला को और एक दलित को आप उठाइए और आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए। हम भी देखेंगे, मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगी यहाँ बैठकर। डेफिनेटली संगीत जी, आप और मैं साथ में बैठकर मुस्कुराएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से सवाल है। आचार्य प्रमोद, प्लीज सर, मुझे डिबेट करनी है और मुझे गेस्ट को इंक्लूड करना है सर, प्लीज। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपसे सवाल है मेरा, और सवाल आपसे मेरा ये है, यहाँ पर जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है, दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए, आप ये सोचते हैं, ये करते हैं। अगर कल को बीजेपी ये आकर कहने लगे कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट एक महिला को होना चाहिए जो कि गैर गांधी हो, ये मांग वाजिब होगी? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। क्या सवाल है? मैं सुन नहीं पाया था उसमें। मैं कह रही हूँ यहाँ पर पूरी चर्चा में हो रहा है कि संघ ये साबित करे, ये दिखा दे, दलित को बना दीजिए, महिला को बनाकर दिखा दीजिए। मेरा सवाल ये है, कल अगर बीजेपी आकर ये मांग रख दे कि कांग्रेस का जो अगला प्रेसिडेंट है उसे वो एक महिला होनी चाहिए, एक गैर गांधी महिला कांग्रेस की अगली प्रेसिडेंट होनी चाहिए, क्या वो बीजेपी की मांग जायज होगी, वाजिब होगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं आदिति जी। आप बहुत ही गरिमापूर्ण बहस करा रही हैं, तो ये सारगर्भित बहस होनी चाहिए। मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी जो बातें करती थी और जो काम करती थी, उनको संघ और बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती थी। उन्हीं कामों को, उन्हीं बातों को आप राष्ट्र हित में कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको कतई उसकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लगभग 100 साल का संघ का जीवन हो चुका है, होने को चला है, और आप उसमें नारी सशक्तिकरण की आपको याद आई, बहुत अच्छी बात है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, संघ बिल्कुल वो काम करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मोहन जी पे ऐसा पड़ा है कि वो मुस्लिम उलेमाओं से मिलने के लिए चले गए। तो दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जो प्रभाव है वो भी संघ पर पड़ेगा, सुनिश्चित है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, आपने कहा गैर गांधी महिला, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? जब गैर गांधी पुरुष बन सकता है कांग्रेस का बन सकती है या नहीं बन सकती, नहीं कह रही हूँ मैं, आप मेरा सवाल मिस कर गए। क्या सवाल ये है, कल को बीजेपी आकर ये मांग करने लगे कि नहीं आप एक महिला को बनाइए जो गैर गांधी हो, क्या ये मांग वाजिब होगी? क्या मुसलमानों के संवाद था? ठीक है, देखिए, एक बस छोटी सी एक टिप्पणी। देखिए, संघ तो मानता है कि ये पूरा समाज जो है, भारत का समाज, वो हिंदू समाज है। हमारे पुरखे जो कभी मुसलमान बन गए, कभी एक परिस्थितियों के कारण बने, वे सभी हिंदू समाज के हिस्से हैं। अब सामने वाला यदि वो अपने आप को नहीं मानता है तो हम चेष्टा करेंगे, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। जवाब लीजिए प्रमोद कृष्णम जी। मैं संगीत रागी जी को एक बहुत ही विद्वान प्रवक्ता मानता हूं और हृदय से मानता हूं, लेकिन मुझे संगीत रागी जी सिर्फ दो बातों का जवाब दीजिएगा कि क्या आरएसएस के जो वर्तमान संघ प्रमुख हैं, उनसे पहले कोई व्यक्ति, कोई संघ प्रमुख मस्जिद में जाकर के मुस्लिम उलेमाओं से मिला? नंबर 1।
नंबर 2, अगर मुस्लिम उलेमाओं से, मुस्लिम मौलानाओं से कांग्रेस का कोई व्यक्ति या कोई नेता बड़ा मिलता था तो आप कहते थे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो अगर कांग्रेस का नेता मुसलमान नेताओं से, मुस्लिम उलेमाओं से मिलता है, मुस्लिम मौलानाओं से मिलता है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलता है, तो आप कहते हैं कि साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। नहीं आचार्य जी पूरा करने दीजिए। एक सवाल पूरा ले लें संगीता जी। तो क्या आरएसएस प्रमुख जो मुस्लिम उलेमाओं से मिले वो भी मस्जिद में जाके मिले, तो क्या इसे मुस्लिम तुष्टीकरण ना माना जाए? नंबर 1। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को इस डिबेट में इंक्लूड करना है प्लीज। मैंने बहुत देर आप लोगों को वक्त दिया है। हमारे साथ हाजिक खान भी है। सर सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आगे दीजिएगा। अभी हाजिक खान भी आप ही से सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। हाजिक खान, अदिति जी, मुस्लिमों को लेकर जो आउटरीच है संघ की, अदिति जी उसे मुस्लिम, मैं दे रही हूँ संगीत रागी जी, प्लीज आपको मंच। सर 2 और पैनलिस्ट बैठे हैं ना, उनका एक कमेंट ले लीजिए ना सर। बहुत देर मैंने वाद विवाद के लिए मंच दिया आप लोगों को, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। ये जो संघ की आउटरीच है मुस्लिम्स को लेकर, इसके बाद आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बात यह है कि 97 साल की उम्र हो गई संघ की, और जब 97 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि भारत का अगर निर्माण करना है, भारत को आगे ले जाना है, और इंटरनेशनल भी दबाव है संघ के ऊपर, क्योंकि इनकी फाइल इंटरनेशनल माइनर उसमें चल रही है, दुनिया की इसमें चर्चा इनके ऊपर है, तो संघ ने समझा कि अगर हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, और मोहन भागवत जी अगर मस्जिद गए और मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं या देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो राष्ट्र के लिए अच्छा है। लेकिन मोहन भागवत जी जो कहते हैं उसके अपोजिट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, के देश में नफरत बांटते हैं। हमें सबसे पहले संघ को ये काम करना होगा कि अगर इस देश की उन्नति, विकास, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना है, तो हमारे रागी जी, प्रमोद जी और हमको सबको एक साथ एकजुट, सियासी लड़ाई अपनी जगह रहेगी, सियासत कर रही है जो पार्टियां वो अपने अपनी राय अपने एतबार से रखेंगी, लेकिन मुल्क की समस्या के समाधान के लिए और मुल्क की एकता और अखंडता के लिए इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को सबको एक साथ आना होगा। तब ये संघ का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों का मिशन कामयाब होगा और तो देश हमारा दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। जिस दिन प्रमोद किशन जी के कांधे से मेरा कांधा मिला होगा, सुनिए सर, आपका बात सुन लीजिए मेरी प्लीज। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, सुपर पावर होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर क्या सोचते हैं आप? मेरे से सवाल है, आप ही से पूछ रही हूँ मैडम। मुस्लिम राष्ट्र मंच एक आरएसएस की एक टीम है और वो मुसलमानों को अपने एतबार से लाने की, जोड़ने की काम करती है, और उसके इंचार्ज जो है हमारे उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हर पार्टी, देश में हर इंसान को लेना होगा, चाहे संघ हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो। 20% अगर भारत माँ की एक बॉडी है मानो, और उसमें 20% मुसलमान हैं, तो अगर हम उसको भारत की माँ की बॉडी को उससे काटेंगे तो भारत माँ को नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर संघ आगे आता है और नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ भारत माँ का एक जिस्म है और उसका एक हाथ हिंदू है, एक हाथ मुसलमान है। अगर एक हाथ को आप अपंज कर देंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं जो मुसलमान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में हैं उनकी आवाज मैटर नहीं करती? वो अपनी कितनी मैटर करती है, आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा, मैं जवाब देता। और कितनी जगह वो है मुझे नहीं मालूम, शहर में कितना, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैडम वो 2, 4, 5 लोग नजर आते हैं। अच्छा, 2, 4, 5 मुस्लिम मंच के 5-7 लोग हैं। अब वो कितना मुसलमानों में काम करते हैं, मुसलमानों में क्या उनकी पोजीशन है, ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो फिर आप कमेंट मत कीजिए, फिर आप वो टीका टिप्पणी मत कीजिए ना कि 2, 4, 5 लोग हैं सिर्फ, जो हमें नजर आते हैं। फिर आप कह दीजिए कि इस मुद्दे पर मेरी कोई राय नहीं है। नेहा चौहान, अगर संघ, ठीक है सर, अब संघ ये कह रहा है कि वो वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसमें स्केप्टिसिज्म क्यों, उसे शंका से क्यों देखना? अदिति जी, इसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि एक तरफ बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ उन बातों पर अमल नहीं किया जा रहा है। एक तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो बताते हैं कि संघ किस तरह आगे जा रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर जब अंकिता भंडारी नाम की एक बेटी का मर्डर होता है उत्तराखंड में, तो संघ का ही एक व्यक्ति आगे आकर उसके पिता को पूरा दोष देते हुए ये कहता है कि गलती तो सारी उस पिता की है जिसने की कच्चा दूध भूखे शेरों के सामने रख दी। तो ये संघ के दो तरह के चरित्र हमारे सामने क्यों आ रहे हैं?
अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, तो संघ अपनी पूरी ताकत के साथ आगे क्यों नहीं आ पाता है। और उसके साथ साथ ही एक महिला होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर संघ का पॉलिटिकल हस्तक्षेप अच्छा है, अगर संघ का सामाजिक हस्तक्षेप अच्छा है, तो क्यों नहीं वो 30% विमेंस रिजर्वेशन बिल को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे के कोशिश करते कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये बिल पास हो जाए। नेहा जी, आपकी पार्टी में भी कितनी बार पार्टी को महिलाओं ने लीड किया है और वो क्यों लीड कर पाई ये आप जानती हैं, और ये आपकी पार्टी पर पॉलिटिकल आरोप लगते रहे हैं। और दूसरा, जो दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री कब होगी संघ में, तो मुझे लगता है आपने वो जवाब भी सुन ही लिया होगा जब मैं हाजिक खान से सवाल कर रही थी। देखिए, दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये भी पूछा था कि संघ का रजिस्ट्रेशन कब होगा, और मोहन भागवत जी ने कहा था कि संख्या बल के हिसाब से महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन संख्या बल की अगर बात करें तो बहुजन है, दलित है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जहां तक आप मेरी पार्टी की महिला नेताओं की बात कर रही हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि संघ के जन्म से भी पहले हमारी पार्टी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो महिला प्रमुख हो चुकी थी। तो कृपया उस तरफ हम ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में संघ क्या कर सकता है, किस तरीके से अपनी प्रोग्रेसिव भूमिका निभा सकता है, सिर्फ राष्ट्रीय सेविका समिति के बारे में आप जानती हैं मैम? बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ मैं जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छी बात है अगर वो राष्ट्रीय सेविका समिति बना रहे हैं, उन्हीं में से किसी महिला को निकालकर अगर वो संघ का प्रमुख भी बना सके और वो उन्हें लीड कर सके प्रोग्रेसिवनेस की तरफ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि अगर उनकी बातों पर अमल होता है या उनकी बातों के जवाब दिए जाते हैं, अगर कोई महिला, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी आकर चाहे कितने भी मंच बना ले आरएसएस, वहां से निकलकर अगर कोई संघ को लीड कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चित्पावन ब्राह्मण नहीं है, तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करेंगे। जवाब ले लीजिए, संगीत रागी से जवाब लीजिए। देखिए, जो अभी बता रही थी नेहा जी, मुझे इससे पता लगता है कि उनको राष्ट्रीय सेविका समिति की जानकारी ही नहीं है, उसके बारे में ये जानते ही नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति जो है महिलाओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, महिलाओं के बीच में काम करती है, और वो कम से कम 350 प्रकल्प चलाती है बंधु भगिनियों के लिए, जो सेवा बस्तियों से भी जुड़े हुए होते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम एक ऐसी संस्था है जो 44,000 बनवासी क्षेत्रों में काम करती है, और उसके बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं वो बनवासी क्षेत्रों से ही आते हैं। जो संघ के अंदर जो राष्ट्रीय सेविका समिति है, उनके जो प्रमुख हैं और उनके पदाधिकारी हैं, वो भी उन क्षेत्रों से आते हैं। तो ये आपकी जानकारी का अभाव है, शायद आपको जानकारी नहीं है। इसके अलावा 1993 से विश्व हिंदू परिषद दलित बस्तियों में से लोगों को ले जा कर के उनको ट्रेनिंग देती है, ताकि मंदिरों के पुजारी जो हैं वो दलित बन सकें, और ऐसे 4000 मंदिरों के पुजारी जो हैं दलित काम कर रहे हैं। तो आपको जानकारी का बिल्कुल अभाव है। दिक्कत क्या है कि संघ के जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उनको अपनी ही पार्टी का इतिहास ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अब वो टिप्पणी करने के लिए वो जानकारी रखें। सेवा भारती एक ऐसी संस्था है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज। देश के हजारों सेवा बस्तियों में काम करती है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक भी अनुषांगिक संगठन रचनात्मक कार्य में इस देश में कोई योगदान करता हो। एक छोटी सी टिप्पणी और कर देता हूँ, एक छोटी सी टिप्पणी और। चूंकि आचार्य जी भी आप ही के पार्टी से हैं, तो आचार्य जी ने कहा कि मोहन भागवत जी जाते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जब जाते हैं तो सत्ता के लिए उनके पास जाते हैं। कमलनाथ जाकर के कहते हैं 90% मुसलमानों वोट कांग्रेस को दो, तभी हम सत्ता में आ सकते हैं। जब मोहन भागवत जी जाते हैं तो सभ्यता और संस्कृति पर संवाद के लिए जाते हैं, वोट के लिए नहीं जाते हैं, और किसी दबाव में नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल बात साफ हो जानी चाहिए। संघ किसी के दबाव में नहीं। और एक अंतिम बात और कह दूं कि संघ समाज को सशक्त बनाना चाहता है, संघ स्वयं आकर के ये नहीं करता है। जी, आपका जवाब, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम। बहुत सारी अच्छी बातें संगीत जी ने बोली। थैंक यू संगीत जी, आपने मुझे इतना एनलाइटन किया संघ के बारे में। और आप जानना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के अनुषांगिक संगठन कैसे काम करते हैं।
आपको याद होगा, अगर आपने आंखें बंद ना रखी हो अपनी, कि 2 साल से 2020-2021 में कोरोना था। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वो है इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है। और आपको पता है हम पूरे कोरोना के समय क्या कर रहे थे? वो दिखाई देती है कहीं यूथ कांग्रेस? बिल्कुल दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है। इसलिए आप भी मेरे बीच में मत बोलिए, ओके? दूसरी बात, आप देखिए, यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि दलितों को 4000 मंदिरों में पुजारी बनाया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आपको उसके अप्रिशिएट करती हूँ। अब एक दलित को उठाकर आप आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए, दिखा दीजिए आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, दिखा दीजिए आप बाकी संख्या बल के बारे में बात करते हैं। और आप क्या कह रहे हैं कि हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, सबका मान करती है, सबका सम्मान करती है। हंसने ठीक है, हंसिए, क्योंकि हंसने के अलावा शायद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप शायद यहाँ मेरी बातों को डिमीन करने के बारे में सोच रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि रहेंगे तो बेहतर होगा। मैं डिमीन नहीं कर रहा हूं। दर्शकों का वक्त कीमती होता है, अगर हम उसे रिस्पेक्ट कर सके। डिमीन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। उसे रिस्पेक्ट कर सके। कांग्रेस का मूल चरित्र क्या है, ये पूरा देश जानता है। मुझे तीसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, प्लीज। नेहा जी 20 सेकेंड, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम, प्लीज। My only question and दिग्विजय सिंह जी's question is this, कि अगर आप इतना सारा काम कर रहे हैं महिलाओं दलितों के लिए, प्लीज एक महिला को और एक दलित को आप उठाइए और आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए। हम भी देखेंगे, मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगी यहाँ बैठकर। डेफिनेटली संगीत जी, आप और मैं साथ में बैठकर मुस्कुराएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से सवाल है। आचार्य प्रमोद, प्लीज सर, मुझे डिबेट करनी है और मुझे गेस्ट को इंक्लूड करना है सर, प्लीज। एक सेकेंड, आई एम सॉरी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपसे सवाल है मेरा, और सवाल आपसे मेरा ये है, यहाँ पर जिस तरह का डिस्कशन हो रहा है, दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए, आप ये सोचते हैं, ये करते हैं। अगर कल को बीजेपी ये आकर कहने लगे कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट एक महिला को होना चाहिए जो कि गैर गांधी हो, ये मांग वाजिब होगी? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। क्या सवाल है? मैं सुन नहीं पाया था उसमें। मैं कह रही हूँ यहाँ पर पूरी चर्चा में हो रहा है कि संघ ये साबित करे, ये दिखा दे, दलित को बना दीजिए, महिला को बनाकर दिखा दीजिए। मेरा सवाल ये है, कल अगर बीजेपी आकर ये मांग रख दे कि कांग्रेस का जो अगला प्रेसिडेंट है उसे वो एक महिला होनी चाहिए, एक गैर गांधी महिला कांग्रेस की अगली प्रेसिडेंट होनी चाहिए, क्या वो बीजेपी की मांग जायज होगी, वाजिब होगी? नहीं, देखिए, दो बातें हैं आदिति जी। आप बहुत ही गरिमापूर्ण बहस करा रही हैं, तो ये सारगर्भित बहस होनी चाहिए। मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, कांग्रेस पार्टी जो बातें करती थी और जो काम करती थी, उनको संघ और बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम देती थी। उन्हीं कामों को, उन्हीं बातों को आप राष्ट्र हित में कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको कतई उसकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लगभग 100 साल का संघ का जीवन हो चुका है, होने को चला है, और आप उसमें नारी सशक्तिकरण की आपको याद आई, बहुत अच्छी बात है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं, संघ बिल्कुल वो काम करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मोहन जी पे ऐसा पड़ा है कि वो मुस्लिम उलेमाओं से मिलने के लिए चले गए। तो दिग्विजय सिंह जी के सवालों का जो प्रभाव है वो भी संघ पर पड़ेगा, सुनिश्चित है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, आपने कहा गैर गांधी महिला, बिल्कुल बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? जब गैर गांधी पुरुष बन सकता है कांग्रेस का बन सकती है या नहीं बन सकती, नहीं कह रही हूँ मैं, आप मेरा सवाल मिस कर गए। क्या सवाल ये है, कल को बीजेपी आकर ये मांग करने लगे कि नहीं आप एक महिला को बनाइए जो गैर गांधी हो, क्या ये मांग वाजिब होगी? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के अफेयर्स को तय कर सकती है, उसे डिक्टेट कर सकती है? नहीं, ये आपकी नजर में सही है? अदिति डिक्टेशन देना अलग बात है, मांग करना अलग बात है। दिग्विजय सिंह जी ने डिक्टेशन नहीं दी है, दिग्विजय सिंह जी ने एक मांग की है, एक आवाज उठाई, एक सवाल उठाया। अगर बीजेपी ये सवाल उठाती है कि बीजेपी रोज सवाल उठाती थी कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा नहीं हो सकता है, हमने करके दिखाया। बीजेपी सवाल उठाती थी कि कांग्रेस पार्टी का सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता, हमने करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन भी हो रहा है और नॉन गांधी अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि अगर दिग्विजय सिंह जी ये कहते हैं कि भाई संघ का
अगला प्रमुख क्या महिला हो सकती है? मुझे लगता है कि हो सकती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को शायद नहीं लगता होगा। मुझे लगता है हो सकती है। दूसरा सवाल, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि संघ किसी चितपावन ब्राह्मण को संघ प्रमुख बनाया जाता हो, दूसरों को नहीं बनाया जाता हो, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि संघ जो है, आरएसएस जो है, राष्ट्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है। देश की जनता के जनमानस के मानसिक पटल पर क्या चल रहा है उसको देखते हुए फैसले लेता है। तो मुझे यकीन हो रहा है कि जिन बातों को मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता था, आज उसी रास्ते पे संघ चल रहा है। तो महिलाओं के बारे में जो कांग्रेस हमेशा से अग्रणी रही है, ठीक है, जवाब लीजिए संगीत रागी। संगीत रागी, देखिए, पहली बात तो कि राष्ट्रीय देखिए, पहली बात तो कि राष्ट्र सेविका समिति एक अलग संगठन पहले से ही है और ये आज से नहीं है, 1936 से है आचार्य जी। तो दिग्विजय सिंह के सवाल को मैं इस रूप में देखता हूं कि यदि मान लिया जाए महिलाओं का एक संगठन हो और उसमें कहें कि यहाँ पर पुरुष प्रधान है, पुरुष को प्रमुख बना दो या, तो ये वैसी ही बात है जिस संगठन, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र सेविका समिति एक अलग से काम कर रही है। एक दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर आप कहते हैं कि से हमने गैर गांधी बनवाया। अरे वो ऐसा ही है जैसे युवराज के बड़े होने तक के लिए कांग्रेस पार्टी को एक मनमोहन सिंह की तलाश थी, मनमोहन सिंह मिल गए। अब श्रीमती सोनिया गांधी को संगठन के लिए मनमोहन सिंह की जरूरत थी जो रबर छाप की तरह काम कर सके, तो खड़गे से बेहतर उनको कोई विकल्प नहीं मिला था। कोई भी चमकदार व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति जो है उसके साथ वो खड़े नहीं, वो खड़े किसके साथ हो रही हैं? तो खड़गे के साथ हो रही हैं, क्योंकि रबर स्टैंप की तरफ कौन काम करेगा? वही व्यक्ति काम कर सकता है, बाकी तो और कोई काम कर नहीं सकता है। तीसरी बात, मैंने आपसे कहा कि संघ सत्ता के लिए उनके पास नहीं जा रहा है और मुसलमानों से एक राष्ट्र पर, सामाजिक समरसता पर, सांस्कृतिक और एक सभ्यता मूलक प्रश्नों पर संवाद कर रहा है, जो पहले भी संघ करता था और आज भी कर रहा है। आप किस लिए जाते हैं? आप जाते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी का आर्क बिशप जो है वो लेटर लिखे सारे क्रिश्चियनों को कि कांग्रेस को वोट दो। कमलनाथ जब जाते हैं मुसलमानों के बीच में तो गुपचुप बैठक करते हैं, कहते हैं देखो हम तो तुम्हारी ही पार्टी हैं। राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल के बीच में जाते हैं, कहते हैं हम तो आप ही के लिए काम करते हैं। और फिर आपने वक्फ बोर्ड तो कानून बना ही दिया है, वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार दे दिया है, जवाब ले लीजिए उसके बाद आपसे ज्यादा अधिकार दे दिया है। पूछ रहे थे, मैं वो सवाल आपसे लूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, पहले से सत्ता के लिए काम करते रहे। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, संगीत रागी जी ने जो जवाब दिया दिग्विजय सिंह जी की बात का, उससे स्वतः स्पष्ट हो गया है कि किसी महिला को ये प्रमुख नहीं बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, इनके महिला सशक्तिकरण का ये जो संवाद है, ये जो बात है, ये इसकी हवा निकल गई है। ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि साहब अगर कांग्रेस मुस्लिम उलेमाओं से बात करती है तो वो मुस्लिम तुष्टीकरण था, क्योंकि वो राजनीतिक बात करती है। ये मुस्लिम सत्ता के लिए, हाँ, ये मुस्लिम उलेमाओं से बात करते हैं तो ये सत्ता के लिए नहीं करते हैं, ये सेवा के लिए करते हैं। भाई ये तो बड़ी मजेदार बात है कि कांग्रेस जो भी बात करे वो उसको सत्ता के लिए करती है और ये सत्संग के लिए करते हैं, भजन कीर्तन के लिए करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा संगीत रागी जी कि आपको कांग्रेस पार्टी की कोई नीति या कोई नियम या कोई काम ऐसा है जिसकी आपने सराहना की हो आज तक? मुझे तो नहीं लगता। जवाब लीजिए संगीत रागी। राहुल गांधी जो करते हैं उसमें जवाब लीजिए संगीत रागी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब, और वो भी नरसिंह राव के समय, जब इस देश का लिबरलाइजेशन इकोनॉमी का किया, हम बड़े उसके प्रशंसक थे, क्योंकि उसके पहले इस देश का ग्रोथ जो है, नेहरूवियन मॉडल जो है, मॉडल ऑफ ग्रोथ जो था, वो उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। 2.6%, 4.2%, यही इस देश का ग्रोथ रेट था। और नतीजा है कि देश को रसातल में कांग्रेस पार्टी ले जाकर के खड़ी कर दी। जब एक गैर गांधी, गैर नेहरू परिवार से जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री आया, तब उसने देश की रफ्तार को पटरी पर लाया। और जो देश आज खड़ा देख रहे हैं, उसी मॉडल से आज यहां पर देश आकर के खड़ा हुआ है। एक दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि हम प्रशंसा नहीं करते हैं। 1971 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब 2 टुकड़े कर दिए
तो प्रशंसा किया, भूरी भूरी प्रशंसा की। आप में कंजूसी है कि जब 370, जिसे मैं मानता हूं कि आजाद भारत में सबसे बड़ा कोई फैसला हुआ है, तो 1971 के बाद यह फैसला हुआ है कि हमने 370 को खत्म कर दिया, जिसके लिए आपके हाथ कांपते थे और आप छोड़ दिया था, उन्होंने भाग्य भरोसे छोड़ दिया था हिंदुओं को। उस पर आपकी जुबान नहीं निकलती है, आप उसकी शिकायत करते हैं, सवाल उठाते हैं। प्रमोद कृष्णम जी। अदिति जी, मैं संगीत रागी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा एक लॉबिंग कर रहा था, भारत के खिलाफ एक मोर्चा बना रहा था। उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उसमें देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पता किसे भेजा गया था? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। मैं जानता हूं, मैं इसीलिए, देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी के आने से पहले इस देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में संवाद चलते थे। श्रीमती सोनिया गांधी के परिवार ने उस सारी परंपरा को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि वो फासिस्ट इटली की प्रतिनिधि है इस देश में। संगीत रागी जी, प्लीज सर, थोड़ा सा 2 मिनट सब्र कर लीजिए सर। इस डिबेट में मुझे वाद विवाद कराना है सर। अगर आप लगातार इंटरप्ट करते रहेंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, प्लीज। अदिति जी, पहली बात मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष को कितना सम्मान देती है राष्ट्रहित में, ये सारी दुनिया ने देखा, ठीक है। नंबर दो, मुझे ऐसा लगता है अदिति जी कि जिन बातों को आरएसएस गलत कहती थी, आज देश की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि भाई देश हित में सबको साथ मिलके रहना चाहिए और पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो आरएसएस है, जैसे गांधी का विरोध करते थे ये, आज गांधी को पूज रहे हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पे पाबंदी लगाई, तो आज ये सरदार पटेल को भी पूज रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये देश के मुसलमानों को भी पूजेंगे, उनकी भी बात करेंगे। और ये कांग्रेस के जो सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भाव की जो नीति थी, महात्मा गांधी की जो नीति थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं, ले लीजिए, उनका एक कमेंट लेना मुझे। हाजिक खान पे चल रही मैडम संगीत रागी जी, और जो बात कह रहे हैं बार बार, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी में जब हिंदुस्तान को आज़ाद करने की बात थी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़ाई लड़े थे। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी उस लड़ाई में नहीं था। कांग्रेस पार्टी इसलिए हिंदू और मुसलमानों को लड़े थे कि अगर एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन गांधी जी, नेहरू जी, ये सब जेल जा रहे थे, तो दूसरी तरफ मुसलमानों में अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और लोग जेल जा रहे थे। इसलिए देश की एकता के बारे में और हिंदू मुस्लिम की कुर्बानियों के बारे में जानते हैं। ये तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, ये अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, इसलिए इन्हें देश की आज़ादी में ज़रा सी हिस्सेदारी नहीं रही। और कांग्रेस सोनिया गांधी के बारे में बार बार ये दुष्प्रचार करती हैं। इस देश में 100 सालों का जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो उसमें लिखा जाएगा कि मनमोहन सिंह के 10 साल देश के गोल्डन पीरियड था, और जो आज चल रहा है काल, ये मनमोहन सिंह के 10 साल में इस देश ने जो उन्नति, तरक्की, विकास किया है वो दुनिया ने देखा है। और इसी पर ओबामा ने जब अपना विदाई समारोह किया तो ओबामा ने मनमोहन सिंह को बुलाया, प्रधानमंत्री। अदिति जी, कांग्रेस को याद किया जाएगा, इस काम के लिए याद किया जाएगा कि भारत विभाजन के पश्चात भारत के पुनः इस्लामीकरण में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गांधी परिवार का रहा है। और कांग्रेस की नीतियों ने इस देश को फिर उसी इस्लामीकरण की आग में झोंकने का काम किया है, और सिर्फ गांधी परिवार इसके लिए जिम्मेदार है। एक मिनट, दूसरी बात, इस देश का मुसलमान आजादी के लिए नहीं लड़ा, इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के लिए लड़ा। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। इस देश का मुसलमान और पाकिस्तान के लिए लड़ा। 1924 के बाद इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़ा। वो इस देश का मुसलमान इस देश के साथ गद्दारी कर रहा था, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था। इसलिए इस देश का मुसलमान ये झूठ बोलना छोड़कर बंद करे कि हमने इस देश की आजादी। बहस नहीं हो पाएगी, आप इस तरह से बहस करेंगे तो मैं ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये शो किसी को देशभक्ति या गद्दारी का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है। ये शो मुद्दों को डिस्कस करने के लिए है, और ये स्पष्ट करते हुए हम पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करते हैं।
हमारी कोशिश होती है संयमित और मर्यादित तरीके से किसी मुद्दे पर बहस की, और वही कोशिश हम इस डिस्कशन के दौरान भी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल संतोष यादव के संघ के मंच पर मौजूद होने के बाद खड़े हुए महिला सशक्तिकरण को लेकर जो सवाल है, ऐसे में संतोष यादव को सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनिए। अक्सर मेरे आचरण और मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे, क्या तुम संघी हो? तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है। आज वो प्रारब्ध है। मैं संघ के इस सर्वोच्च मंच पर आपके स्नेह पा रही हूं। तो संतोष यादव जब मंच पर दिखाई दी संघ के, उसके बाद से ही लगातार सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं और उसी को लेकर कसम संविधान की ये बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन यहां पर प्रमोद कृष्णम जी, अभी आपने सुना संतोष यादव ने क्या कहा। चलिए, प्रमोद कृष्णम जी के साथ इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन नेहा चौहान जी, कुल मिलाकर बात फिर वहीं पर आएगी कि ये जो आरोप लग रहे हैं संघ पर, जब संघ ये कह रहा है कि वो अगला कदम बढ़ा चुका है और वो अब बदलना चाहता है, तो क्या इस तरह के आरोपों से सिर्फ सियासत नहीं साधने की कोशिश की जाएगी? ये आरोप नहीं लगेंगे आप पर? दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट में आपको आरोप कहां दिखा? वो तो आपसे सवाल पूछ रहे थे। ही इज आस्किंग यू क्वेश्चंस। उनके क्वेश्चंस बहुत वैलिड है और ऐसे सवाल नहीं है जो संघ के बारे में पहले नहीं पूछे गए। लोग हमेशा से ही ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि संघ महिलाओं को कब उनकी भागीदारी देगा, कब उनकी हिस्सेदारी देगा। संघ कब सिर्फ अपना एक जो चोला है कि ब्राह्मणों को एक हेजेमनी बना के रखा है, उस हेजेमनी को वो कब तोड़ेंगे। तो अगर संघ इस पर प्रोग्रेस कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस है वो सामने से दिखनी चाहिए। सिर्फ संतोष यादव जी को उन्होंने स्टेज पर बिठा दिया है, इससे क्या उनकी प्रोग्रेस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। रबर स्टैंप तो फिर यहाँ पे कौन हो जाता है? रबर स्टैंप तो यहाँ पर संघ की तरफ से दिया जा रहा है ना। अगर एक्चुअल में वो आगे बढ़कर कोई काम करते हैं, अभी संगीत रागी जी ने कहा कि महिलाओं के लिए हमने बना तो रखी है सेविका समिति, जो अपना काम है वो वहां करेंगी। आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस के अंदर भी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस है, लेकिन वहां की भी कोई महिला आके कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। कितने लोगों को बनाया है आपने? बनाया नहीं जाता। कितने बनाया है? कौन बना है? संगीत रागी जी कौन बना है? जब तक नेहरू थे, पंडित नेहरू थे, तब तक पंडित नेहरू रहे। जब श्रीमती गांधी थी तो श्रीमती गांधी बनी रही। राजीव गांधी थे तो राजीव गांधी अध्यक्ष बने रहे। और अब 24 साल से श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार बना हुआ है। लिस्ट निकाल कर देखिए। अरे लिस्ट ही तो दिखा रहे हैं आपको। नेहा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप सवाल पूछ रही थी मैम, एक सवाल आप सोचिएगा इस बारे में। सवाल मैं आपके पास छोड़ जाती हूँ। सीताराम जी के जाने के बाद मैम सुन लीजिए प्लीज, सोचिएगा जरूर। पिछले 22 सालों में कितने नॉन गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी को गवर्न कर चुके हैं, चला चुके हैं? नॉन गांधी बहुत बड़ा फेज होते हैं मैम, 2 दशक से ज्यादा का वक्त बहुत बड़ा फेज होती है। नहीं आप मैम सुनिएगा, आप सोचिए इस बारे में। मुझे यही सवाल आपके पास छोड़ जाना था, ठीक है? नहीं मैम सोचिएगा इस बारे में, इस बारे में आप भी सोचिएगा। और जब आप ये कहती है कांग्रेस पार्टी ने अपने मामलों को गवर्न करेगी, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी तो आप उपदेश ही दे रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी आप उपदेश ही दे रहे हैं। बहरहाल मैम मेरे पास वक्त इतना ही है और मैं गेस्ट, ठीक है मैम, मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैंने काफी वक्त आपको इस डिस्कशन में दिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस सर्वेशाम अविरोधेन के सिद्धांत का अनुसरण करता है। आरएसएस किसी को भी अपना विरोधी नहीं मानता, लेकिन बार बार कट्टर हिंदुत्व का आरोप लगाकर सेक्युलर कहलाने वाले इसका विरोध करते आए हैं। संघ के बारे में कहा जाता है कि इसे और इसकी विचारधारा को समझने के लिए संघ को करीब से देखना जरूरी है। दूर रहकर जो संघ को देखता है उसके मन में कई तरह की गलतफहमियां होने की बात कही जाती है। वैसे बदलते वक्त के साथ बदलाव संघ के 97 साल के सफर का हिस्सा रहा है। ऐसे में सोचिएगा जरूर कि संघ अगर महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है तो इसके कदम पर शक का चश्मा क्यों है? अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई और सवाल उठने लाजमी हैं, लेकिन सोचिएगा जरूर जब ये सवाल सियासत की शक्ल लेने लगे तो क्या इनका पूछा जाना सही है? तब क्या इनकी मंशा पर सवाल नहीं उठेंगे? और सोचिएगा जरूर कि क्या बदलाव की क्रांति को भ्रांति करार देने की सोच को क्या बदलने की जरूरत नहीं? कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे एक नए मुद्दे के साथ। ये याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से।